हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए आप लोग एक पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो कंप्लीट देखा करें ताकि किसी टॉपिक से आपको समझ में आए। चलिए तो हम लोगों ने जैसा कि देख पा रहे हो आप सीपीसी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता। आपने दो उसकी हमने एक वीडियो आपके पहला तो हमने पहला पार्ट कर दिया है, दूसरा पार्ट उसका धारा 1 हम लोग एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीपीसी यानी कि भाई सिविल प्रक्रिया संहिता कहाँ कहाँ लागू होती है, उसमें आपके प्री के एक दो क्वेश्चन है वो आप देख लें आके। चलिए आज हमसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके है वो है डिक्री। तो जैसा कि हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ ही रहे हैं, पहली बात ये है कि धारा 2 जैसे कि आपके हर एक्ट में कुछ डेफिनेशन क्लॉज होता ही होता है, तो ये आपके डेफिनेशन यहाँ पर कुछ शब्दों को परिभाषित किया है, वो शब्द आपके टोटल हैं धारा 2 में दिए हैं 20 यानी 20। तो 20 शब्दों को परिभाषित किया गया है। पहली बार प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तो पता होना चाहिए जनरली कि कौन सा शब्द कहाँ दिए हैं, लेकिन वो शब्द तो आपको पता ही होना चाहिए, उनकी परिभाषा डिटेल पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपकी डिक्री, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो धारा 2 सब क्लॉज 2 में डिक्री को परिभाषित किया है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्री में यही पूछा गया है। मेंस में भी डिक्री पूछी जाती है, डिक्री क्या होता है, इसके आवश्यक तथ्य क्या होते हैं, कितने प्रकार की हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, डिक्री डीम्ड डिक्री में क्या अंतर है, प्रारंभिक और अंतिम डिक्री कैसे बनती है, वो सब आपको मेंस में पूछते हैं। ठीक है, प्री में भी पूछा जाता है। चलो आज हम पढ़ रहे हैं डिक्री क्या होती है। ठीक है, तो देखिए डिक्री क्या होती है, डिक्री को परिभाषा इसकी डायरेक्ट में इस प्रकार दी गई है। आप डायरेक्ट अगर आपके पास हो तो इसको देख लीजिएगा कि डिक्री से मतलब ऐसे न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो आपके जहां तक किसी न्यायालय का संबंध है, किसी बात के सभी या विवादाग्रस्त जो भी विषय हैं वो उनके पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण करता किया जाता है उसमें, और इसके अंत में प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है, और इसके अंतर्गत आपके क्या नाम वाद पत्र का नाम मंजूर किया है ना, और आपके साथ साथ धारा 144 के अंतर्गत जो प्रश्न का अवधान है वो भी सम्मिलित है। साथ ही साथ परंतु ऐसा कोई भी न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है वो इसमें शामिल नहीं है। साथ ही साथ व्यक्तिक्रम के लिए अगर कोई खारिज किया गया तो वो भी इसमें शामिल नहीं होता है। तो ये तो डायरेक्टली लैंग्वेज है, हमें समझना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये देखिए इसमें हमने ये चार्ट भी बनाया, या मेरे नोट्स का चार्ट है, इसे आप नोट डाउन कर लें। पहले समझते हैं आखिर पॉइंट टू पॉइंट विद एग्जांपल। सबसे पहले है क्या डिक्री, बेसिकली है क्या डिक्री, सामान्य अर्थों में क्या है, न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। अब ये होता क्या है, पहले तो ये समझ लो आप इन शब्दों को। न्याय निर्णय क्या है, देखो जैसे कि इसको फॉर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ भी है कि भाई ए और बी के मध्य ये विवाद है, कि मामला ये विवाद है कि भाई मकान जो है हाउस किसका है। ठीक है, उसका ऑनर कौन है, कब्जेदार भाई ऑनर कौन है, यही मान लीजिए विवाद है, स्वामी कौन है उस मकान का। तो न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति डिक्री इसलिए कहा जाता है, वो आपके क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे मालिक किसी मामले में ये विवाद आया कि भाई मकान किसका है, तो जब निर्णय न्यायालय देता है उसको फॉर्मली एक्सप्रेस करता है कि वो तय करेगा कि मकान ए का है कि मकान बी का है। यानी कि सपोज करिए ये मकान मान लीजिए बी के कब्जे में है, ए इसका ऑनर है, तो ए मान लीजिए ए को अब ये को ये मकान उसने नहीं दे रहा है, तो ए प्लांट में जाते हैं बादी बन के कि भाई ऐसा भी मेरे मेरे मकान में मेरा कब्जा वापस दिला दिया जाए। अब यहाँ पर ए जो है ये तय किया जाएगा न्यायालय के द्वारा कि मकान ए का है कि मकान बी का है, यानी कब्जा दिलाया ए को जाए या ना दिलाया जाए। तो न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य ये है कि न्यायालय में जो पक्षकार जाते हैं तो अनुतोष मांगते हैं, यानी रिलीफ मांगते हैं। उन रिलीफ्स को या तो न्यायालय स्वीकार करता है, जैसे कि स्वीकार यहाँ पे क्या होगा, भाई ए जा रहा है, ये कह रहा है कि मकान भाई मेरा है और ये कब्जा नहीं दे रहा, तो या तो इसको कोर्ट स्वीकार कर लेगा या फिर अस्वीकार कर देगा। तो ये होता है न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति। ठीक है, जो फाइनली आपकी डिक्री कहलाती है। अब देखो इसमें शामिल क्या क्या चीजें जो परिभाषा से इसके आप निकल के आती है, वो दूसरी चीज ये है कि भैया ये तो है नहीं कोर्ट में आप डायरेक्ट चले जाओगे, कोई कार्यवाही तो होगी, वो कार्यवाही है वाद, यानी कि एक सूट के माध्यम से ही आप कोर्ट के सामने अपनी बात को रखोगे, जिसको कहते हैं वाद। ठीक है, अब ये कार्यवाही कैसी है, तो अब इसको समझना आवश्यक है, वाद किसे कहते हैं। तो एक केस आपके है इसमें एक केस आपके है देहरादून सॉरी हंसराज बनाम देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रांबेज कंपनी लिमिटेड। ये आपके मामला है AIR
1935 का, इसमें प्रिवी काउंसिल ने ये कहा था, इसमें क्या कहा था, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि बाद सामान्यतः ऐसी सिविल कार्यवाहियां हैं जो बाद पत्र को प्रस्तुत यानी प्लांट को इंस्टीट्यूट करके प्रारंभ की जाती हैं। यही बात आपको धारा 26 में भी अगर आप सीपीसी में जाओ उसमें भी क्या लिखा गया है कि वादों को वाद पत्र संस्कृत के ही इस क्या कहना है आपके प्रारंभ किया जाता है। तो सामान्यतः तो ये बात ये है, लेकिन जनरली ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कुछ कार्यवाहियां सिविल ऐसी हैं जो आपके वहां पर वाद पत्र नहीं पेश किया, जैसे मान लो प्रार्थना पत्र ही पेश किया था। जैसे मान लीजिए आप हिंदू मैरिज एक्ट में जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 हो गई, 10 हो गई, इसमें प्रार्थना पत्र ही पेश किया जाता है, ठीक है। और सिविल कार्रवाई वो भी सिविल कार्रवाई कहलाती है। तो सबसे पहली बात देखो, फिर उसी एग्जाम्पल वापस आइए, ए गए किसके द्वारा गए, बाद में गए, बात भाई सूट फाइल किया, कहाँ आप करेंगे कहाँ भाई, न्यायालय में तो करोगे। तो यानी ऐसा न्याय निर्णय किसके द्वारा होना चाहिए, न्यायालय के द्वारा होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखनी चाहिए। निर्णय कौन देगा, न्यायालय देगा। मान लो ऐसा कोई व्यक्ति जो न्यायालय के रूप में नहीं बैठता तो वो न्यायालय नहीं, तो ऐसा निर्णय डिक्री नहीं होगा, ऐसा न्याय निर्णय डिक्री नहीं होगा। मान लीजिए कोई अधिकारी है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या कोई और आपके ऐसा कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई रेलवे का अधिकारी है, तो अगर कोई निर्णय देता है तो ऐसा न्याय निर्णय डिक्री फिर नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो न्यायालय के रूप में बैठता हो, सिविल कोर्ट के रूप में। तो ये आपके तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात, बाद में विवादास्पद सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होना चाहिए, ठीक है। और ये निर्धारण कैसा होना चाहिए, न्याय निर्णय, ये निर्धारण निश्चायक होना चाहिए। अब इस बात को समझो, इस बात भाई अब देखो स्टेप बाय स्टेप। ए भाई उसका मकान है, कब्जा ये बी दे नहीं रहा है, न्यायालय में सबसे पहले कहा बाद के द्वारा न्यायालय में गए, न्यायालय को ये तय करना विवाद क्या है, विवाद ये है कि मकान किसका है। तो विवाद यहाँ पे क्या है कि मकान ए का है कि बी का है, उसके संबंध में पक्षकार के अधिकारी तो निर्धारित किए जा रहे हैं न्यायालय द्वारा। कैसे भाई, या तो ए का अधिकार हो जाएगा मकान पे कब्जा रखे, या बी का अधिकार रहेगा कि मकान पे कब्जा रखे, ठीक है। और ऐसा निर्णय हमेशा निश्चायक देना होगा, निश्चायक होना चाहिए, यानी कंप्लीट कंक्लूसिव होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। मान लो ये तय करे इस न्याय निर्णय द्वारा ये तय होगा कि मकान पे कब्जा ए रखेगा कि मकान पे कब्जा बी रखेगा, ठीक है। ये आपके हो गया एक इसका आवश्यक तथ्यों का जो हमने डिटेल। अब इसको हम चार्ट के माध्यम समझे। चार्ट में देखिए आप स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले तो आएगा न्यायालय फ्रेम में, जा कहाँ किस, जैसे मान लो अब इसको ऐसे सपोज कर लीजिए, ऐसे एक कार्रवाई और ले लीजिए। मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ में मान लीजिए आपके डिवोर्स के लिए कार्रवाई की जाती है, ठीक है, तलाक के लिए। तो सबसे पहले भाई ये पार्टीज अगर मान लीजिए म्यूचुअली जा रहे हैं, म्यूचुअली तौर पर, तो या मान लीजिए पार्टी जा रही है, सबसे पहले कहाँ जाना है आपको, न्यायालय के पास जाना। तो न्यायालय के पास जाओगे, न्यायालय के द्वारा वो कार्रवाई हो, वो कार्रवाई कैसे, किसी बाद में होनी चाहिए, ठीक है। इसको इसी तरह हस्बैंड वाइफ नहीं, इसको यही ए और बी वाला एग्जांपल भी बढ़िया रहेगा यहाँ पे कि ए मान लीजिए अब ये कह रहा है कि भाई मकान मेरा है, मैं इसका ऑनर हूँ, बी दे नहीं रहा है। तो सबसे पहले आप न्यायालय द्वारा आपने बाद दिया, सूट फाइल किया, सूट फाइल। तीसरा स्टेप ये कि विवादाग्रस्त विषय क्या है कि आप न्यायालय को बता रहे हो कि भैया मकान मेरा है और ये मकान पे कब्जा नहीं लेने दे रहा। चौथी बात में उस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय अवधारण होगा, यहाँ पर निर्धारण हुआ निश्चायक रूप में। जब निश्चय अवधारण हो जाएगा, उसी निर्णय को वो औपचारिक रूप से अभिव्यक्त कर देंगे, यानी फॉर्मली कोर्ट उसको एक्सप्रेस कर देगा। जैसे ही फॉर्मली एक्सप्रेस करता है वही आपकी डिक्री कहलाती है, यही डिक्री की आपकी परिभाषा है। तो आप ये आपके ये चार्ट जरूर बना लीजिए। देखिए इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये पहला पॉइंट आपके न्यायालय द्वारा किसी बाद के सभी विवादित विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक अवधारण किया जाता है, तो आपके क्या कहलाएगा। और ये आपके किसके माध्यम से होता है, ये आपके होता है न्याय निर्णय के औपचारिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो ये आपकी डिक्री है, ध्यान रखिएगा। प्री में इसमें क्वेश्चन 100% पूछता है, 100% मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपसे पूछा जाता है कि डिक्री को कहाँ परिभाषित किया गया है। धारा 2 सब क्लॉज 2 में इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जानेंगे कि डिक्री कितने प्रकार की होती है, डीम्ड डिग्री क्या होती है, प्रारंभिक और अंतिम डिग्री क्या होती है, और अंतिम डिग्री प्रारंभिक डिग्री पर डिपेंड करती है, कैसे करती है वो सब जानेंगे। और कौन कौन सी चीजें मान लीजिए आपके
बाद पत्र को खारिज करने का जो आदेश है, सॉरी निर्णय जो है, या फिर आपके 144 के अंदर प्रश्न का अवधारण है, वो डिक्री कब होता है, ये सब चीजें अगली वीडियो में जाएंगे।